हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ है पूर्व में आना, यानी पहले आना, अर्थात किसी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना। कि शब्द वही होगा लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड आ जाएंगे जिसके कारण उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे हार शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाने से ये बन गया प्रहार, आ उपसर्ग लगाने से बन गया आहार, वी उपसर्ग लगाने से बन गया विहार। प्रहार यानी अटैक, आहार माने खाना और विहार मीन्स घूमना। आइए और हम उपसर्गों को देखते हैं। अति, इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अतिकाल, अत्याचार, अत्याधुनिक, अति प्रिय। अब इसमें अत्याचार और अत्याधुनिक में भी यण संधि के कारण ये अति प्रति उपसर्ग है। इसका यण संधि का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना उसको भी। अधि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधीन, अधिनायक। अब ये अधीन शब्द बहुत बार आता है एग्जाम में और आपको दोनों उपसर्ग दे देंगे, ये छोटी की मात्रा का और बड़ी की मात्रा का, जबकि उपसर्ग सिर्फ ये छोटी की मात्रा वाला ही होता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें आप। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुवाद, अनुज, अनुशासन, अनुसार, अन्वेषण। ये भी बहुत आता है, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं या राउंड ऑफ किए हुए हैं वो सब एग्जाम में एक एक दो दो बार आए हुए हैं, उनको आप जरा ज़्यादा ध्यान से देखिए। अप का अर्थ होता है बुरा, जैसे अपवाद, अपव्यय, अपंग, अपमान। अपंग यानी बुरा अंग, इसीलिए। अभी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ये ध्यान रखें, अधि और अभी दोनों का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है, जैसे अभिलाषा, अभ्यास, अभिमन्यु और अभिनय। अव, अव का अर्थ होता है बुरा, अवशेष, अवज्ञा, अवसर, अवगुण, ये अव के हैं। अब आ का अर्थ होता है नहीं, जैसे अभाव के कारण, अकर्म, अकाल, अलग, अनिंद्र। अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध कचरा और अध पका। ये अध मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये अधः दो विसर्ग वाला अधिकांशतः आता है और ये दोनों दिए रहते हैं, तो अध का मतलब अगर विसर्ग नहीं है इसका मतलब होता है आधा, और अगर विसर्ग लगे होते हैं तो इसका मतलब होता है नीचे, जैसे अधोगति, अधोरेखा, अधो हस्ताक्षर, अधो भूमि। तो यहाँ विसर्ग वाला ही आप देखें। अन, अन में अगर हलंत लग रहा है इसका भी मैं बताऊंगी। निषेध, इसका अर्थ होता है अभाव के कारण, जैसे अनावश्यक यानी बिना आवश्यक के, अनेक, एक से अधिक, अनुचित, जो उचित नहीं है, अनादि, जो आदि नहीं है। अब ये वाला अन, इसमें आप देखें कि हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ भी निषेध या अभाव में ही आता है, जैसे अनदेखा, अनचाहा, अनपढ़ और अनहोनी। अब आप सोचेंगे इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ये हलंत वाले अन में और ये सिंपल वाले अन में। तो जहाँ आप देखेंगे कोई भी स्वर आ रहा है वहाँ ये हलंत वाला आएगा, और अगर कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ ये वाला अन होगा। जैसे अनावश्यक, अन प्लस आवश्यक, अन प्लस एक, अनु, अन प्लस उचित, अन प्लस आदि, और ये अन प्लस देखा, अन प्लस चाहा, अन प्लस अनपढ़, अन प्लस होनी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। इसका अर्थ होता है तक, जैसे आधार, आरंभ, आकाश, आयात और आकार। उत या उद, इसका अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, जैसे उद्गम, उद्यम, उत्थान, उद्देश्य, उन्नति, उज्ज्वल। आप मेरी संधियां भी देखिए, देखना उनमें आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उप, उप का अर्थ होता है समीप, जैसे कि उपासना, उपकार, उपमा, उपहार और उपनिषद। अब क या कु, इसका अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत, कुमार्ग,
कुप्रभाव, कुकर्म। आइए और नी, इसका अर्थ होता है बिना, जैसे निबंध, नियोजन, नियम या निहित। दुर या दुष, इसका अर्थ होता है कठोर, जैसे दुर्गुण, दुर्गंध, दुर्गम, दुशासन, दुष्चरित्र, दुष्प्रभाव या दुष्फल। निर या निश, इसका अर्थ होता है या तो रहित में या किसी विशेष अर्थ में आता है, जैसे निरर्थक, निरामय, निर्भीक, निर्जन, निश्चय, निश्चल, निष्प्राण या निष्कलंक। प्रति, प्रति का अर्थ होता है विपरीत। अब कई बार एग्जाम में ये वाला प्रतिघात आता है और अधिकांश से ये वाला आता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना प्रति पे छोटी ई की मात्रा ही आती है। उपसर्ग में ये वाला प्रति होगा, शब्द ये जरूर बन सकता है, लेकिन उपसर्ग आपका छोटी ई की मात्रा वाला ही होगा। तो प्रतिघात, प्रतिनियुक्ति, प्रतियोगिता, प्रतिहिंसा। पर या परा, इसका अर्थ होता है दूसरा, जैसे परछाई, परदादी, पर पुरुष, पराधीन, पराभौतिक। परि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिचय, परिजीवी, परिश्रम, परिवेश, परिवार और पर्यवेक्षण। ये बहुत ज़्यादा आता है, ये परि उपसर्ग के कारण पर्यवेक्षण आया, ये भी अयादी संधि है। पुनः का अर्थ होता है फिर, पुनरागमन, पुनरुद्वार, पुनर्विवाह, पुनर्निर्माण। सु उपसर्ग, सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुपरिचित, सुपुत्र, सुयश, सुभाषित या स्वागत आएगा तब भी सु उपसर्ग ही उसमें होता है। सम, संतोष, संदेहास्पद, संक्रामक, संरचना और समीक्षा। जहाँ सा के ऊपर आपको बिंदी नजर आ जाए वहाँ सम उपसर्ग होगा और साथ में हलंत भी लगा हुआ होगा। सद या सत, इसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सत्कर्म, सत्पात्र, सदगति, सदधर्म। अब ये दो मैंने विदेशी फारसी भाषा के उपसर्ग लिए हैं, ये आते नहीं हैं फिर भी आपको बता देती हूँ। बे यानी बेअसर, बेईमान, बेइज्जत। हर, हर रोज, हर तरफ, हर एक, हर वक्त। थैंक यू स्टूडेंट्स।